जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका। और आज अपने बात कर रहे हैं भील जनजाति के अंतिम पार्ट पर। अपना जो टॉपिक है आज का वो है भील जनजाति की सामाजिक व्यवस्था, यानी भील जनजाति के समाज और उनकी संस्कृति के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे भी जैसे जैसे ये भील आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आ रहे हैं तो इनमें क्या चेंजेस है वो हो रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं भील जनजाति के समाज और संस्कृति से। सबसे पहले माँ और पिता को याद करते हुए, तो भील अपनी माँ को आई बोलते हैं, सुना होगा महाराष्ट्र में, ठीक है। और पिता को बा बोलते हैं। बहुत प्यारे शब्द हैं। बाड़मेर में जॉब करने का मौका मिला तो इन प्यारे शब्दों से मैं रूबरू हुआ। बा, मुझे बहुत अच्छा लगा ये शब्द। तो भील अपनी माँ को आई और पिता को बा कहते हैं। और इनका जो समाज है वो पितृसत्तात्मक है। पितृसत्तात्मक समाज है, अर्थात इसका मतलब है भी घर का जो मुखिया है वो पिता होता है। भीलों का जो समाज है ये कुलों के रूप में संगठित रहता है, यानी कुलों में संगठित रहता है। और ये जो प्रत्येक कुल के जो लोग हैं वो अलग अलग गांव में रहते हैं। कुल में संगठित है लेकिन एक कुल का एक ही गांव होता है। तो यानी अलग अलग कुल के जो लोग होते हैं वो अलग अलग गांव में निवास करते हैं। और अगर हम इनके सिस्टम की, सोशल सिस्टम की बात करें तो भील चाहे कोई युवा हो यानी शादी के लायक हो, या बूढ़ा हो यानी वृद्ध हो, युवा या वृद्ध भील के पत्नी जरूर होते हैं। पत्नी जरूर होती है। और भील है वो एक से ज्यादा पत्नी रख सकते हैं। तो यानी बहुपत्नी प्रथा का भी प्रचलन है, यानी इनमें रिवाज है। और जो विवाह करवाता है, एक चीज, अब जो मैं ये बात बोल रहा हूं ये तो चाहे कोई भी जनजाति हो, सिर्फ भील की बात नहीं है, अन्य जनजातियों से भी ये संबंधित है। जैसे कोई भी जब शादी होती है, लड़का लड़के की शादी है, तो कोई न कोई बीच में, कहते हैं ना, सीध करने वाला, यानी कोई बिचौलिया या मध्यस्थ जरूर होता है। उसको ये बड़ालिया बोलते हैं। लगभग सभी जनजातियों में, भारत में बड़ालिया शब्द का, या विशेषकर राजस्थान में तो जरूर लिया जाता है, बड़ालिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत प्यारा प्रश्न बनता है ये भी, बड़ालिया क्या है? तो विवाह करवाने वाला मध्यस्थ है, बिचौलिया। विवाह करवाने वाला मध्यस्थ यानी बिचौलिया, उसको क्या कहते हैं? बड़ालिया कहते हैं। और जब शादी फिक्स हो जाती है तो यहां एक परंपरा और है। जो वर पक्ष है, यानी लड़के वालों को लड़की के पिता को कन्या का मूल्य देना पड़ता है, और जिसे क्या कहा जाता है? दापा। दापा। तो ये भी अपने आप में भी भीलों में दापा प्रथा का प्रचलन है। तो अब हमें यह समझना है, जो मैंने कहा आपको अभी अभी भी, दापा क्या है। तो दापा क्या हुआ? विवाह के समय वर पक्ष द्वारा कन्या का मूल्य देना। सीधी सी बात है, अपने हिसाब से ये उल्टा रिवाज है। यानी यहां लड़के वालों को एक तरीके से दहेज देना पड़ता है,
आप समझ इस प्रकार समझे भी, यहाँ पर उल्टा रिवाज है। भीलों में जो लड़का पक्ष होता है वो लड़की के पिता को दहेज देता है, उसको क्या कहा जाता है? दापा है। और अगर लिंगानुपात इसी तरीके से कम होता रहा तो ये मुझे लगता है ये सभी में ये सिस्टम लागू हो जाएगा उल्टा, भी हम गिफ्ट लेने की बजाय देने पड़ेंगे, और इसकी थोड़ी थोड़ी शुरुआत हो भी गई है। और आगे बढ़ते हैं, इनमें विधवा विवाह का प्रचलन है। विधवा विवाह का भी प्रचलन है, ठीक है। और इसके अंतर्गत एक बड़ी खास बात है, बाल विवाह जैसी बुरी जो कुप्रथा है वो भील जनजाति में नहीं पाई जाती। यानी बाल विवाह नहीं होते हैं, भील जनजाति में बाल विवाह है वो नहीं होते हैं। देखिएगा, हमने कुछ इनके समाज और संस्कृति की कुछ बातें की है, हम एक बार फिर देखते हैं भी। एक तो ये पितृसत्तात्मक समाज है, यानी पिता घर का मुखिया है, इनका जो वंश है वो कुलों में संगठित रहता है, और प्रत्येक कुल है वो अलग अलग गांव में निवास करते हैं। भील चाहे युवा हो या वृद्ध बूढ़ा हो, उनके लुगाई यानी पत्नी है वो जरूर होती हैं। बहुपत्नी प्रथा का भी इनमें प्रचलन है, और विवाह कराने वाला जो मध्यस्थ जो बिचौलिया होता है उसको बड़ालिया कहा जाता है। और वर पक्ष द्वारा कन्या का मूल्य देना यानी कन्या के पिता को उपहार देना, वो प्रथा कहलाती है इनमें दापा प्रथा, दापा, ठीक है। इनमें विधवा विवाह का भी प्रचलन है, और बाल विवाह जैसी बुरी कुप्रथा है वो भीलों के अंतर्गत नहीं देखने को मिलती है, या यूं कहूं भी बहुत ही कम देखने को मिलती है। अब बात करते हैं अपने इनकी एक और परंपरा, जिसका नाम है गोल गादेड़ो प्रथा। गोल गादेड़ो प्रथा। अब पहले हम ये समझें भी ये क्या है। भीलों के अंतर्गत जो गोल गादेड़ो प्रथा है उसको समझने के लिए मैं आपको यही कहूंगा, आप ये शब्द याद रखिएगा, स्वयंवर, यानी स्वयं अपना वर चुनना। ये सिर्फ समझने के लिए है, ध्यान दीजिएगा, ये शब्द जो लिखा है ये सिर्फ समझने के लिए है। जैसे अभी आपने रामायण देखी होगी या महाभारत देखा होगा, किस प्रकार सीता है वो राम का चुनाव करती है एक सिस्टम, एक प्रक्रिया के तहत। लेकिन यहां थोड़ा सा इसका उल्टा है। इस परंपरा में गोल गादेड़ो प्रथा में क्या होता है, जो लड़का होता है, सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा, उसकी उम्र 21 साल हो जानी चाहिए और लड़की की 18 साल। जो लड़का है वो साहस का प्रदर्शन करता है, वीरता का प्रदर्शन करता है, ठीक है। और जब अपने साहस को प्रशंसनीय प्राप्त कर लेता है या माना जाता है भी आपने वास्तव में शूरवीरता दिखाई है, तो ये लड़का अपनी इच्छा से कन्या का शादी के लिए चुनाव करता है। यानी उस विवाह योग्य लड़की को ये लड़का परमिशन प्राप्त हो जाती है एक तरीके से समाज की। उस प्रथा को कहा जाता है गोल गादेड़ो प्रथा। लेकिन उसको अपने साहस और शूरवीरता का प्रदर्शन करना होता है। बस थोड़ा मैंने याद रखने के लिए ये स्वयंवर शब्द बोला है, जबकि ये इसका सही मीन नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको इससे समझ में आया होगा। इसके अलावा और बात करते हैं, इनमें भीलों में भी गोदना गुदवाने की, वही टैटू बनाने वाली यानी टैटू वाली परंपरा है, वो भी इसके अंतर्गत पाई जाती है। और भीलों की बड़ी खासियत है, ये नेचर से बड़ा प्रेम करते हैं, यानी प्रकृति प्रेमी हैं, क्योंकि भाई वनों में रहते हैं
और ये पशु पक्षी और पौधों को बहुत ही पवित्र मानते हैं और उनको टोटम के रूप में पूजते हैं। पशु पक्षी और पेड़ पौधों को पवित्र मानकर उन्हें किस रूप में पूजा जाता है? टोटम के रूप में पूजा जाता है। और ये आजकल आपको मैंने पहले भी बताया, ये कृषि कार्य करते हैं, तो इसलिए अपने कृषि यंत्रों और उपकरणों की भी ये पूजा करते हैं। जैसे अपनों में भी ये परंपरा है। तो ये प्रकृति प्रेमी हैं भील जनजाति के लोग, लेकिन अंधविश्वासी है। अंधविश्वासी है, अंधविश्वास बहुत रखते हैं। ये अंधविश्वासी है, ये भूत प्रेत में विश्वास करते हैं। भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं। कहते हैं अगर भगवान है तो भूत भी है। तो भूत प्रेत में ये विश्वास रखते हैं और मरने के उपरांत ये मृतक का दाह संस्कार करते हैं। मृतक का दाह संस्कार करने की परंपरा है, यानी जलाने की परंपरा है, वो भील जनजाति में पाई जाती है। इस भीलों के अगर त्योहारों की बात करें, इनके जो प्रमुख फेस्टिवल है वो हैं होली और दीपावली। जैसे अपने हैं होली व दीपावली, इनके प्रमुख त्योहार हैं। इनके प्रमुख अगर डांस यानी नृत्य की बात करें तो वो आता है अपना घूमर और गेर। घूमर और गेर नृत्य है वो इनका प्रमुख नृत्य है। अब बात करते हैं इनके प्रमुख मेले पर भी। इनका प्रमुख मेला कौन सा है? बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये प्रश्न आता रहता है, क्योंकि बेटा कल को आप +2 के बाद अगर BSTC या PTT का या कोई अन्य प्रतियोगी परीक्षा अगर आप देंगे तो भील जनजाति वहाँ है अपने पाठ्यक्रम में, कंपटीशन में भी। और मैंने पूरा प्रयास किया है भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तरह ही मैं आपको इस टॉपिक को तैयार भी करवा रहा हूँ, क्योंकि हमें इस चीज़ को सिर्फ +2 तक नहीं रखना है, हमें भविष्य में भी इस टॉपिक का इस्तेमाल करना है। यही क्यों पूरी ज्योग्राफी आपको खूब काम आएगी, एंजॉय कीजिएगा इसके साथ, बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है। तो हम बात कर रहे हैं भीलों के प्रमुख मेले पर, और वो मेला कौन सा है? बेणेश्वर का मेला। बेणेश्वर, बेणेश्वर। अब आपको ये पता होना चाहिए भी बेणेश्वर किस जिले में पड़ता है, तो वो है बच्चों डूंगरपुर में। कहाँ है? डूंगरपुर में। तो इनका जो प्रमुख मेला भरता है वो बेणेश्वर धाम में भरता है, जो डूंगरपुर जिले में है। और ये बेणेश्वर की और खासियत भी है, ज्योग्राफी की दृष्टि से हम बात करें तो 3 नदियों का संगम होता है यहाँ पर, सोम, माही और जाखम। दक्षिणी राजस्थान की 3 प्रमुख नदियां, सोम, माही और जाखम, 3 नदियों का संगम होता है बेणेश्वर में। और वहीं पर भीलों का प्रमुख मेला भरता है, बेणेश्वर का मेला, जो लगभग जनवरी फरवरी के महीने में भरता है। और इस मेले में ये किसको याद करते हैं, किसकी आराधना करते हैं? तो वो है भगवान शिव। ये शिव की आराधना करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं। और ये लोग आग के चारों ओर डांस भी करते हैं, नृत्य भी करते हैं। तो देखिएगा बेणेश्वर का मेला भीलों का प्रमुख मेला है, जो डूंगरपुर जिले में है, जो सोम, माही, जाखम 3 नदियों के संगम पर है, वो स्थित है। और जनवरी फरवरी माह में ये मेला भरता है और भगवान शिव की ये आराधना करते हैं। अब कुछ और तथ्यों पर भी, महत्वपूर्ण तथ्यों की भी बात कर लें, जो इन्हीं के समाज और संस्कृति की बातें हैं। और वो हैं, इनमें जो झाड़ फूंक करने वाले हैं, झाड़ फूंक करने वाले
व्यक्ति को ये क्या कहते हैं उसकी बात कर रहे हैं। मारवाड़ में भी बोलते हैं यही नाम, और वो है बच्चों बोपा। तो भीलों में जो व्यक्ति झाड़ फूंक का कार्य करता है उसे ये क्या कहते हैं, बोपा कहते हैं। उसके बाद बात करें जो व्यक्ति इनके धार्मिक संस्कार पूर्ण करवाता है, धार्मिक संस्कार को पूर्ण करवाने वाले व्यक्ति को ये क्या कहते हैं, भगत कहते हैं। भगत, जो व्यक्ति धार्मिक संस्कार इनके संपन्न करवाता है उसे भगत कहा जाता है। इनका जो मार्गदर्शक होता है, गाइड जिसको अपने बोलते हैं, भीलों का जो मार्गदर्शक गाइड जो होता है उसको बोलते हैं ये बोलावा। बोलावा, तो बोलावा कौन है, बोलावा है भीलों का मार्गदर्शक, गाइड जो होता है, गाइड, उसको ये बोलावा बोलते हैं। इनमें बड़ी यूनिटी भी होती है। यूनिटी कैसे, अगर कोई संकट की बात होती है और ये एक साथ अगर किलकारी मारते हैं, ढोल बजाते हैं, तो सारे भील अपने अस्त्र शस्त्र लेकर उस जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। और तभी तो कहा जाता है इनका जो रणघोष है, रणघोष भीलों का, वो कौन सा है, फाइरे फाइरे। ये उच्चारण करते हैं ये फाइरे फाइरे, फाइरे फाइरे बोलते हुए सामने वाले दुश्मन पर अटैक कर देते हैं, फाइरे फाइरे बोलते हैं। ठीक है, तो देखिएगा झाड़ फूंक करने वाले व्यक्ति को भील क्या कहते हैं, भोपा। धार्मिक संस्कार को संपन्न करवाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, भगत कहते हैं। इनके मार्गदर्शक को क्या कहा जाता है, बोलावा कहा जाता है। और इनका रणघोष कौन सा है, फाइरे फाइरे है। एक नाम और बहुत प्यारा है परीक्षा की दृष्टि से, और वो शब्द है पाखरिया। भीलों में ये शब्द भी प्रचलित है एक, पाखरिया। तो अब हम ये बात करते हैं बच्चों भी, पाखरिया क्या होता है। जब कोई भी भील किसी सैनिक के घोड़े को मार देता है, जब कोई भील किसी सैनिक के घोड़े को मार देता है तो उसे क्या कहा जाता है, पाखरिया कहा जाता है। और इस पाखरिया की समाज में बहुत इज्जत होती है, इस पाखरिया की समाज में बहुत इज्जत होती है। तो पाखरिया कौन है, वो भील जो सैनिक के घोड़ों को मार देता है वो पाखरिया कहलाता है। रणघोष इनका फाइरे फाइरे, मार्गदर्शक इनका बोलावा, धार्मिक संस्कार भगत पूरा करता है। झाड़ फूंक कौन डालते हैं, भोपा डालते हैं। तो देखिएगा बच्चों, ये है भील जनजाति के समाज और संस्कृति, यानी उनकी सामाजिक व्यवस्था की बातें। उम्मीद करता हूं आपने एंजॉय किया होगा और काफी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हम इसका अंतिम टॉपिक, और उसका नाम है आधुनिक संस्कृति का प्रभाव। आधुनिक संस्कृति का प्रभाव भी भीलों के ऊपर आज की मॉडर्न कल्चर का क्या प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, चाहे हमने कोई भी जनजाति पढ़ी है उस सब में ये बातें की है, और लगभग ये सेम बातें ही यहाँ रिपीट होनी है। देखिए, बाहरी संस्कृति के संपर्क में आने से इनका जो पहनावा है, इनका जो बोलचाल है, इनका जो रहन सहन है, उसमें तेजी से बदलाव आ रहा है। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इन जनजातियों के विकास के लिए बहुत सी योजनाएं हैं वो चला रही है, जिनसे इनकी जीवन शैली के अंतर्गत, इन जनजातियों की जीवन शैली में आमूलचूल परिवर्तन आ रहा है और उत्तरोत्तर विकास की ओर ये जनजातियां हैं वो बढ़ रही है। तो यानी आधुनिक संस्कृति का इनके ऊपर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा है। देखिए, एक चीज अब लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा, इन्हें शिक्षित करने के लिए, उनका उत्थान करने के लिए, ये नहीं है भी आज की सरकार ही इनके लिए कुछ कर रही है,
क्योंकि जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तभी से इन्हीं के समाज के लोगों ने इनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन उस टाइम गुलाम थे और हम उसको करने के कहते हैं ना भी सक्षम नहीं थे। लेकिन आज हमारी सरकार हमारे साथ हैं ताकि सब जनजातियों का विकास हो, सब खुशी के साथ है वो रह सके। तो थोड़ी सी मैं एक प्राचीन टाइम की अगर बात करना चाहूँ तो बताना चाहूँगा आपको सन 1883 की बात। एक कंपटीशन की दृष्टि से मैं चाहूँगा आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। सन 1883 में एक महान व्यक्ति जिसका नाम गोविंद गिरी, 1883 में गोविंद गिरी ने भीलों के उत्थान के लिए एक समिति बनाई थी जिसका नाम था संप सभा, सिरोही में। तो 1883 में भीलों के उत्थान के लिए सिरोही के अंतर्गत गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की थी ताकि हम इनको समझा सकें भी जीवन कैसे जीना है। ठीक है, तो संप सभा की स्थापना कब हुई? 1883 में हुई। संप सभा की स्थापना किसने की? गोविंद गिरी ने की। तो इस प्रकार की बातें भी हमें आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करनी है। तो बेटा ये था अपना टॉपिक जो आज पूरा होता है, भील जनजाति। उम्मीद करता हूं आप भील जनजाति की सभी बातें अच्छे से आप समझे होंगे। अगर फिर भी आपको कोई समस्या है तो देखिएगा डिस्क्रिप्शन में नीचे मेरे व्हाट्सअप नंबर दिए हैं, आप वहां पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, या आप वीडियो देखते हुए सबसे नीचे काफ़ी नीचे जाओगे तो कमेंट का एक ऑप्शन है, तो वहां पर आप कमेंट करके भी आप मुझसे पूछ सकते हो। विभाग की तरफ से पूरा शिक्षा विभाग, हम पूरे शिक्षक साथी आपकी हर समस्या के समाधान के लिए हर टाइम तत्पर है। बस आप डटे रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।